हेलो मेरे नीट एस्पिरेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं अनुभा, आप सबकी केमिस्ट्री टीचर हियर एट अनुभा एंड एटम्स, और आप सबका स्वागत है हमारे इस चैनल पे। आप सबको पता है कि रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाया कि आपको अगर ओवरऑल नीट में अच्छा करना है तो क्या क्या करना चाहिए, उसकी पूरी बड़ी बनने के लिए मैं तैयार हूं और इस जर्नी में आपका पूरा साथ दूंगी। तो इसको स्टार्ट करते एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो से, जिसमें एक मैं ऐसी स्ट्रैटेजी आपके लिए लेके आई हूँ। ट्रस्ट में, मैं आपको भटकाने नहीं आई हूं, मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करने आई हूं। तो आप इसको 1.5x की स्पीड पे लगा के देखिएगा, जल्दी टाइम में देख पाएंगे। और कोई भी इधर उधर की बातें नहीं करूंगी, काम की बातें करूंगी आपकी, ठीक है। सेकेंड चीज ये भी कि वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जिन्होंने 2 साल बिल्कुल पढ़ाई नहीं की अपने 11th-12th में, लेकिन उनको लगता है कि इस लास्ट के 1.5 महीने में 45 डेज में कुछ चमत्कार हो जाएगा अगर हम इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे। तो भी जैसा मैंने बोला, ये वीडियो आपको भटका सकता है, तो प्लीज इसमें भरोसा मत करिए। अभी आप इसे लीव कर सकते हैं। ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो पढ़ाई कर रहे हैं सिंसियरली, लेकिन उनको एक राह चाहिए, उनको एक गाइडेंस चाहिए। उन्होंने अभी अपना 12th का एग्जाम दिया है या ड्रॉप लेके 1 साल वेट किया है और अपना एग्जाम देने वाले हैं, मतलब वो सारे के सारे चैप्टर्स को जानते हैं, पढ़ाई कर चुके हैं, और ये टाइम उनका रिवीजन का टाइम है कि इन 45 डेज में बेस्ट तरीके से कैसे रिवाइज कराया जाए, किस टाइम टेबल को फॉलो किया जाए, क्या बुक्स फॉलो करनी चाहिए कि नहीं, कहाँ से हम तैयारी करें, हम नाइट आउल है, हम अर्ली राइजर्स है, हम कैसे शेड्यूल में सारी चीजों को फिट बैठाए, वो सारी की सारी चीजें और ढेर सारा मोटिवेशन देने के लिए मैं इस वीडियो में आई हूं कि अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तो प्लीज इस वीडियो को जरूर फॉलो करिए और आखिर तक देखिए। ये वीडियो से आपको बहुत मदद मिलेगी। और दूसरा मोटिवेशन आपने देखा ही होगा, आज मैम आपको फुल मोटिवेशन की दुकान बनके मतलब मिलने आई है। दैट इज द एप्रन, द लैब कोट, योर डॉक्टर कोट, जो आप पहनेंगे। इस वीडियो को देखिए, इसी मोटिव को याद रखिए कि हाँ, मुझे नीट में फोड़ना है। मैं बहुत अच्छे से पढ़ाई कर चुका हूं, कर रहा हूं, कर रही हूं, लेकिन हाँ, थोड़ी गाइडेंस मिल जाए तो वाह भाई वाह, कि हाँ, हमें पता है अभी हमारा स्कोर 500 550 चल रहा है। जब हम मॉक टेस्ट देते हैं, हम उसको 690 700 पे पहुंचाना चाहते हैं, तो क्या करें। तो ये वीडियो आपकी मदद जरूर करेगा, ठीक है। तो ऑन दैट नोट, बिना इधर उधर कहीं भी भटके, चलिए स्टार्ट करते हैं विद योर एजी मैम। ऑलराइट देन, लेट्स गो। तो स्टूडेंट, सबसे पहले एक छोटा सा काम कर लीजिए कि आप ये टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। कैसे? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, आप इसे स्कैन भी कर सकते हैं। फायदा क्या होगा, मैं बहुत सारी पीडीएफ शेयर करने वाली हूँ, नोट शेयर करने वाली हूँ, माइंड मैप्स वगैरह, वो सब आपको यहाँ मिलेंगे जो आपकी नीट की जर्नी में मदद करेंगे। मैं खुद बैठ के उसको बनाने वाली हूँ, ठीक है। ये इंस्टा है, अगेन आपके लिए ऑप्शनल है, अगर आप नहीं भी ज्वाइन करेंगे दैट्स कंप्लीटली ओके, राइट। चलिए फिर आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, आई विल स्टार्ट विद ढेर सारा मोटिवेशन एंड वन ऑफ माई फेवरेट कोट, जो क्या कहता है, पॉजिटिव थिंकिंग विल लेट यू डू एवरीथिंग बेटर देन नेगेटिव थिंकिंग विल। जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं ना, वो ज्यादा डरते हैं। वो ज्यादा क्यों डरते हैं? उनको ये डर होता है कि कहीं हम फेल हो गए तो। फेल होने का मतलब है जो भी उन्होंने एक्सपेक्ट किया था वो पूरा नहीं हुआ तो। बहुत सारी मेहनत, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस, टीचर्स की एक्सपेक्टेशंस, जो ट्यूशन पे फीस लगाई है वो अलग, और खुद की एक्सपेक्टेशंस भी, अगर हम उस पर फुलफिल नहीं कर पाए तो व्हाट इफ हम फेल हो गए तो स्टूडेंट्स, आज आप मुझे एक प्रॉमिस करके जाओ कि जब भी आप काम करने बैठोगे, पढ़ाई करने बैठोगे, आप ऐसे किसी भी चीज को अपने दिमाग में नहीं आने दोगे। फिर बच्चे मुझे बोलेंगे कि मैम, हमारे बस में थोड़ी ना होता है, ये तो बस हो जाता है, ह्यूमन नेचर है। डेफिनेटली 100% अग्रीड। तो इस टाइम पे आपको क्या करना है ना, हम बोलते हैं ना, सोचने से ज्यादा करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है और पॉजिटिव सोचना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जब भी आपके दिमाग में ऐसा कोई ख्याल आए ना, तो उस सोच को, उस थॉट को बदल दो। हम सोचना नहीं बदल सकते, बट हम अच्छा तो सोच सकते हैं ना, कि जब भी ख्याल आए व्हाट इफ विद अ नेगेटिव थिंग, तो सोचो व्हाट इफ जॉय के साथ, कि अगर कुछ अच्छा, अगर कुछ पॉजिटिव हुआ तो, है ना। कि व्हाट इफ मेरा स्कोर कम हो गया, व्हाट इफ मैंने बहुत अच्छा स्कोर किया तो मैं सबको प्राउड फील करवाऊंगा, मैं सबको प्राउड फील करवाऊंगी। जब आप अच्छा सोचेंगे, मैनिफेस्ट करेंगे, तो अच्छी चीजें जरूर होगी, ठीक है। दूसरी बात, जब भी फालतू के थॉट दिमाग में आए, अपने आपको ऐसे छोटी सी टपली मारनी है और बोलना है कि मैं इस चीज पे टाइम वेस्ट करने से अच्छा पढ़ाई पे टाइम वेस्ट कर लूं, क्योंकि जब मैं पढ़ूंगा, जब मैं करूंगा या करूंगी, तभी तो मेरे नंबर आएंगे जो मैंने सोचे हैं।
तो जब भी कोई थॉट आए सबसे पहली चीज क्या करनी है, टपली मारनी है खुद को और पॉजिटिव सोचना है। दूसरी बात, सोचना ही कम कर देना है, ठीक है। कि मैम क्या बोल रहे हो, सोचना कम कर दे। हाँ भाई, इन 45 डेज पे अपने दिमाग में फालतू चीजों को लेके लगाओ ताला और बस एक ही चीज सोचनी है, नहीं भी सोचनी, बस पढ़ाई करनी है। सोते जागते बस एक ही चीज सोचनी है, पढ़ाई करनी है, ठीक है। और पढ़ाई करना भी है, सिर्फ सोचना नहीं है। आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। चलिए आगे बढ़ेंगे कि यू कैन डेफिनेटली डू इट। सारी नेगेटिव थिंकिंग को दूर कर दो, उसको अनुभा मैम को याद करो। ये लैब कोट पहने, मैंने आपके लिए पहना है कि मैं आपके सपने को जीना चाहती हूँ। मेरा सपना भी यही है, आपके सपने से मेल खाता हुआ, कि आप सब लोग बहुत अच्छा करें अपने एग्जाम में, मैं आप लोगों की हेल्प कर सकूं आपको डॉक्टर बनाने में। तो प्लीज इसको याद रखिए। इस जर्नी में दूसरा सवाल ये आता है कि मैम ये जो 45 डेज आप बोल रहे हो उसमें हम कितना टाइम पढ़ाई करें जो हमारे लिए सफिशिएंट होगा। तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स 14 घंटे आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि ये 45 डेज आपके लिए करो या मरो वाली सिचुएशन है, ठीक है। करो या मरो, नॉट लिटरली मरना, बट हाँ कि मेरे को सिर्फ करना करना और करना इन 45 डेज में, और हर दिन का आउटपुट आपका 14 घंटे होना चाहिए। 14 घंटे होना चाहिए कि चलो मैम आपने बता दिया 14 घंटे पढ़ना है, देख लो ना 6 और 4 10 घंटे मैंने निकाल दिए, तुम्हारा सोना खाना पीना नहाना सब इसमें हो जाएगा। और वो कैसे होगा, मैं उसके लिए एक प्रॉपर प्लान भी लेके आई हूँ। बट तीसरी सवाल, जो तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो बच्चों के दिमाग में आती है कि मैम 14 घंटे पढ़ाई तो करनी है, हमें पता है बहुत सारी पढ़ाई करनी है, बट पॉइंट ये है कि इन 45 डेज में अप्रोक्सीमेटली हमें 79 चैप्टर्स पूरे करने हैं, है ना स्टूडेंट्स। पहले 97 हुआ करते थे, यू गाइज आर वेरी लकी कि अब 79 हो गए हैं। आई नो कॉम्पिटिशन बढ़ा है, बट स्टिल नीट का जो लेवल है वो बहुत हाई नहीं आता, ठीक है। तो अब सवाल यही आता है कि मैम ये 79 चैप्टर्स पूरा करें कैसे। तो मैं एक्सपेक्ट करके चल रही हूँ स्टूडेंट्स कि आपने अभी अभी अपना बोर्ड का एग्जाम दिया है या लास्ट ईयर दिया होगा, तो आपको सारी चीजें पता है या आप रिवीजन मान के चल रहे हो। तो ये चीज आती है कि आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। आप एक रूल को जानते होंगे, बहुत फेमस रूल है 80-20 रूल, और ये रूल कहता ही ये है कि आपका जो 80% सिलेबस है ना, उन्हीं 20% टॉपिक्स में से रिपीट होता है। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि आपके फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड चैप्टर्स हैं जिनको आपको प्रायोरिटाइज करना है कि सबसे पहले हम इनको खत्म कर ले, है ना। सबसे पहले हम इनको खत्म कर ले। तो देख लीजिए कि अगर आपने ये पूरा कर लिया, मान लीजिए केमिस्ट्री 180 में से 140 यहीं से बन जाएगा, फिजिक्स 180 में से 140 यहीं से बन जाएगा, सो एज विद बॉटनी एंड बायोलॉजी। तो ये वीडियो आपके लिए एक कंप्लीट होलसम वीडियो साबित होने वाला है और बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको देगा। तो चलिए प्रायोरिटाइज करते हैं और देखते हैं कि केमिस्ट्री में आपको कौन कौन से चैप्टर पहले और बहुत ही डिटेल से पढ़ने हैं। एंड दैट इज, अगर मैं 11th की बात करूं, केमिकल बॉन्डिंग, शॉर्ट, क्योंकि यहां से कम आप 4 सवाल देखोगे, वो 4 से ज्यादा भी हो सकते हैं, वो 5 भी हो सकते हैं। 11th क्लास का चैप्टर है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, ज्यादा बड़ा नहीं है। आई एम श्योर आप 2 दिन में आराम से इसको पूरा कर सकते हो, इवन 1 डे, क्योंकि रिवीजन चल रहा है, ठीक है। इक्विलिब्रियम थोड़ा सा डिफिकल्ट चैप्टर है, मैं मान के चल सकती हूँ, बट आई एम श्योर अभी तक आप इस पे लटके नहीं होगे कि मैम इक्विलिब्रियम करें ना करें, क्योंकि आयनिक इक्विलिब्रियम से सवाल 100% आएगा, केमिकल इक्विलिब्रियम से भी एक सवाल आएगा। इसमें से आप मान के चलिए 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे, 2 से 3 क्वेश्चंस आएंगे इक्विलिब्रियम से। काफी अच्छा टॉपिक है, आई नो न्यूमेरिकल बेस ज्यादा है, मैंने बहुत ही डिटेल से आप लोगों को पढ़ाया हुआ है 2 से 3 वीडियो में अपने लास्ट प्लेटफॉर्म पे, जिस पे मैं आपको पढ़ा रही थी। अभी अपने प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रही हूँ, पहले किसी और प्लेटफॉर्म पे पढ़ाती थी। आई एम श्योर सो मेनी ऑफ यू नो दैट, ठीक है। उसके बाद पी ब्लॉक 11th एंड 12th दोनों, बट सबसे पहले 11th की बात कर लेते हैं। पी ब्लॉक अभी अभी ऐड हुआ है, लास्ट ईयर नहीं था, तो अब इसीलिए ऐड हुआ होगा कि इससे सवाल बन सकता है। 12th का ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट 11th का भी इंपॉर्टेंट है। 2 सवाल, 1 से 2 सवाल आप इसमें भी मान के चलिए। एंड देन डेफिनेटली जीओसी के साथ साथ जीओसी के अंदर मैंने इसमें क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी ऐड कर दिया है, ठीक है। तो जीओसी से सवाल एरोमेटिसिटी हो गया, इससे सवाल आता है, ठीक है। आपके इफेक्ट से सवाल आता है, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस वाला जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है उससे सवाल आता ही आता है। तो आपको यहां से भी 3 से 4, कभी कभी 5 सवाल भी आपको मिल सकते हैं। तो आपको 11th में इन सारे चैप्टर्स को, एंड डेफिनेटली वी कैन आल्सो ऐड हाइड्रोकार्बन्स,
ठीक है, कि मैं अगर आपको ये बोलूं कि भाई ये जो चैप्टर्स है ना ये पूरा कर लो, 1 2 3 4 5, ये 5 चैप्टर्स अगर आपने कर लिए तो आपका 11th का ऑलमोस्ट सिलेबस जहां से मोस्टली पेपर आता है वो हो गया। ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स इसलिए भी क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ना आप कुछ नहीं छोड़ सकते, सब कुछ इंटरलिंक्ड है, और जीओसी तो एनीवे करना ही करना पड़ेगा अगर आपको ऑर्गेनिक समझनी है तो। हाइड्रोकार्बन से भी आप मान के चलो 2 से 3 क्वेश्चंस आ सकते हैं, 2 मतलब हो सकता है डेफिनेटली। राइट, लेट्स मूव अहेड। अब 12th की बात कर लेते हैं। 12th की बात करें तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो चैप्टर है ना वो आपका एनटीए का वन ऑफ द फेवरेट चैप्टर है। ठीक है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से हर बार देखा गया है कि 3 से 4 सवाल आते ही आते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इनऑर्गेनिक का चैप्टर है, काफी अच्छा चैप्टर है, आई एम श्योर आप उसको आसानी से कर लोगे। ठीक है, डी एंड एफ ब्लॉक की बात करूं, यहां से भी 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं। अगर मैं एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करूं, ये ऑर्गेनिक का मोस्ट वेटेज वाला चैप्टर है जहां से आपको आपके नीट में सवाल मिलेंगे, अगेन 3 से 4 सवाल। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री का टॉपिक है तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से भी आपको 2 से 3 क्वेश्चंस जरूर मिलेंगे। ठीक है, तो अगर मैं इन टॉपिक्स की मिला के आपको बात करूं, यू कैन ऑल्सो ऐड हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, ताकि मैंने आपको 10 चैप्टर्स ऐसे बता दिए जहां से आपको मोस्टली आपका सिलेबस मिलेगा, किसका? मोस्टली आपको अपना सिलेबस मिलेगा 11th एंड 12th केमिस्ट्री नीट। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 चैप्टर ये हो गए एंड 5 चैप्टर ये हो गए। पी ब्लॉक मैंने यहाँ दोनों में ऐड कर दिया है, तो अगर आप 11th के 1 से 2 सवाल बोलते हो तो 12th के मान के चलो अप्रोक्सीमेटली 2 से 3 क्वेश्चंस। ये ओवरऑल यहाँ से 4 से 5 सवाल आने की उम्मीद है, 4 से 5 सवाल आने की उम्मीद है। ठीक है, तो इसको अच्छे से पूरा कर लेना, कुछ भी छोड़ना मत। ऑलराइट, अब हम आ जाते हैं फिजिक्स पे। फिजिक्स की मैं टीचर नहीं हूं, बट मैंने बहुत रिसर्च करके आपके लिए वीडियो बनाई है, तो जो भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या चैप्टर्स बनते हैं वो मैं बता देती हूँ विद एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस। तो ये है आपका लॉज ऑफ मोशन, 3 सवाल तक आने के चांसेस है। मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी, 3 सवाल। थर्मोडायनेमिक्स, केटीजी वगैरह सब इसमें आता है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो 3 सवाल यहां से आने के भी चांसेस हैं। अगर मैं फिजिक्स की बात करूं, अनलाइक केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में रेशियो रहता है 11th और 12th का लाइक दिस 49% एंड देन 51%, अप्रोक्सीमेटली इसी के आसपास घूमता है। बट फिजिक्स में थोड़ा उल्टा है, फिजिक्स में 12th की जो फिजिक्स है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ज्यादा वेटेज कैरी करती है। इसीलिए देखो ये 3 चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है 11th के, लेकिन 12th में मैंने काफी सारे चैप्टर्स रखे हैं, ये 1 2 3 4 5 6 चैप्टर्स हैं। ठीक है, तो 12th की जो फिजिक्स है ना वो ज्यादा वेटेज कैरी करती है। 12th की जो फिजिक्स है बच्चों, दैट कैरी हाई वेटेज व्हेन इट कम्स टू इट्स नीट पेपर। ठीक है, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी 3 सवाल, सेमीकंडक्टर्स इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी इसके अंदर सारा पार्ट है 3 सवाल, रे ऑप्टिक्स ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स 3 सवाल, वेव ऑप्टिक्स 2 से 3 सवाल, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म 3 सवाल, एटम्स एंड न्यूक्लियाई 2 सवाल। ये छोटा भी चैप्टर है और आसान चैप्टर है, तो इसको प्लीज मत छोड़ेगा। तो जहां मैंने बोला प्रायोरिटाइज करना, तो फिजिक्स में आपको ये 6 और ये 3 यानी कि 9 चैप्टर्स को प्रायोरिटाइज करना है और इनको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, क्योंकि इसी से आप 140 के आसपास नंबर फिजिक्स से ले आओगे, तो इनको प्रायोरिटी पे रखना है। ठीक है, उसके बाद बढ़ जाते हैं आगे। अब हम आते हैं बॉटनी और जोलॉजी पे, यानी कि हम बात करें बायो की। अगर आपको लगे ये वीडियो इंपॉर्टेंट है आपके लिए भी और काफी होलसम है, सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपको इस वीडियो के थ्रू पता चल रही है, तो प्लीज इसको अपने सारे दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा, व्हाट्सएप टेलीग्राम जो भी है, ताकि उन सबका भी भला हो सके, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट हो और यूट्यूब को भी लगे कि ये वीडियो बाकी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो लाइक वाला जो बटन है जरूर दबाइएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो चैनल को फायदा होगा, चैनल की वीडियो ज्यादा प्रमोट होगी, हमारी जो अनुभव एंड एटम की जो आर्मी है वो और ग्रो होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम बॉटनी पे आ जाते हैं। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स एंड टॉपिक्स भी हमने यहाँ पे ऐड कर दिए हैं, टॉपिक्स के हिसाब से भी आप देख सकते हो। आपको पता है बॉटनी अलग 180 नंबर की आती है, जोलॉजी अलग 180 नंबर की आती है। तो यहाँ पे हमारी वेटेज कुछ इस तरीके से, प्लांट डाइवर्सिटी से अप्रोक्सीमेटली 7 सवाल, प्लांट फिजियोलॉजी से 8 सवाल, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन 6 सवाल, जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन 15 सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट है, इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट 10 सवाल।
ठीक है, तो ये पूरा का पूरा बॉटनी में प्रायोरिटाइज करना है। एंड व्हेन इट कम्स टू जोलॉजी, जोलॉजी में टॉपिक है ह्यूमन फिजियोलॉजी 13 सवाल, ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ 5 सवाल, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस 6 सवाल, एनिमल किंगडम 3 सवाल। तो इनको प्रायोरिटाइज सबसे ज्यादा आपको करना है। ये 5 टॉपिक आपके हैं बॉटनी के और ये 4 टॉपिक हैं आपके जोलॉजी के, ठीक है। अगर आपने इन सारे सिलेबस को पहले कर लिया तो वाह भाई वाह हो जाएगी। तब आप थोड़ा सा शांत और सिक्योर फील करेंगे कि हाँ, हम एक अच्छे नोट पे अभी पहुंच गए हैं, ठीक है। तो इनको प्रायोरिटाइज करके करिएगा। ऑलराइट, अब बात आती है कि मैम ये चैप्टर्स पढ़ लेंगे, ठीक है, बट साथ साथ क्या बुक्स एंड क्या हम एक्चुअली में फॉलो करें। तो प्लीज अभी किताबों को भूल जाइए कि आपने 3 किताबें पढ़ी थी, 4 किताबें पढ़ी थी, टाइम ही नहीं है, ठीक है। इस टाइम पे आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये 2 चीजें होगी। ये है आपके खुद के नोट्स जो आपने बनाए हैं या जो टीचर्स ने आपको दिए हैं, और साथ में आपकी एनसीईआरटी। अगेन एनसीईआरटी भी आपके लिए इररिलेवेंट होगी कब, अगर आप उसको पहली बार खोल के देख रहे हैं। तो अगर आप पहली बार खोल के देख रहे हैं तो मत खोलो। यार एक और सजेशन मैं बता देती हूँ, अगर आपको लग रहा है अभी खोल के देख रहे हो, तो मैं इसी सीरीज में क्या करने वाली हूँ आप सबके लिए, आपको पता ही होगा कि एनसीईआरटी हाईलाइट सीरीज मैंने स्टार्ट की है। तो उसमें आप एनसीईआरटी मेरे साथ लेके बैठ जाइए, मैं आपको वहां पे पढ़ा रही हूँ और बता रही हूँ कि इस लाइन से ये सवाल आपका नीट में बन सकता है और ये नीट के एग्जाम में आया हुआ है। तो ऐसा वाली कहानी है। तो प्लीज इस सीरीज को जरूर फॉलो करिए एंड ये सबके लिए एनीवे बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। कौन सी सीरीज? एनसीईआरटी हाईलाइट। जहां पे लास्ट टाइम छोड़ा था वहीं से कंटिन्यू करने वाले हैं। सारे इंपॉर्टेंट सवाल साथ साथ में कराऊंगी, तो प्लीज एनसीईआरटी मेरे साथ लेके बैठिए और एनसीईआरटी को मेरे साथ पूरा करिए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है और कुछ भी नहीं है, और कुछ नहीं करना है। और आपके नोट्स डेफिनेटली, क्योंकि उन नोट्स से आपको पता है कि आपने ये पढ़ा था, इसमें ये इंपॉर्टेंट है, टीचर ने बताया हुआ था, आपने हाईलाइट किया है, आई एम श्योर किया हुआ है ना, कि 1 महीने में अब ऐसा नहीं हो रहा है कि यहाँ वहां से आप नोट्स जुगाड़ रहे हो। ये सही टाइम नहीं है, फिर ये वीडियो भी आपके लिए नहीं है। फिर 700 स्कोर करना इस सिचुएशन में थोड़ा मुश्किल हो सकता है, ठीक है बच्चों। तो इसको याद रखिए, सिर्फ और सिर्फ योर ओन नोट्स कैन सेव यू, योर ओन नोट्स कैन सेव यू एंड एनसीईआरटी कैन सेव यू। डेफिनेटली एनसीईआरटी और आपके नोट्स जो आपने बनाए हैं, ठीक है, इसको याद रखिए। एंड अगेन एनसीईआरटी हाईलाइट सीरीज जो हम स्टार्ट करें वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी। ऑलराइट एवरीवन, मैंने बोला था ना स्ट्रैटेजी भी बताऊंगी कि इन 45 डेज में अलॉन्ग विद सम एक्स्ट्रा डेज आपको क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है। तो उसमें ये देख लीजिए मैंने किस तरीके से डिवाइड किया है। आज अगर आप देखें, आज 16 मार्च है, ठीक है, 16 मार्च से लेके 20 अप्रैल तक आपके पास कितने दिन है? 35 डेज है, ठीक है। इन 35 डेज तक, इसके बाद आपको किसी और चीज को हाथ नहीं लगाना है, आपको इन 79 चैप्टर्स को पूरा करना है, जो अप्रोक्सीमेटली कहता है कि 2.25 चैप्टर आपको पर डे करना पड़ेगा। 2.25 चैप्टर्स पर डे आपको करना पड़ेगा। मैंने आपको बताया है आपको प्रायोरिटाइज किन किन टॉपिक्स को पहले करना है, कि अगर आप उनको कर लेते हो तो हर एक सब्जेक्ट में 140 प्लस आउट ऑफ 180 तो आ ही गया। मैंने चारों सब्जेक्ट डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है, तो उसको प्रायोरिटाइज कर लिया और साथ साथ फिर आप बाकी के चैप्टर्स पे निपटाते जाओ। कुछ चैप्टर छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, यू कैन क्लब, बट नेवर डू लाइक दिस कि 10 दिन हम केमिस्ट्री ले लेते हैं, 10 दिन फिजिक्स ले लेते हैं, 15 दिन बायो, खत्म कहानी। ऐसे ना बोर्डम बहुत ज्यादा आने लगती है जब आप एक ही चीज को कंटिन्यूसली हर दिन पढ़ने लगते हो। तो मिक्स एंड मैच करिए, एक दिन एक सब्जेक्ट पढ़ लिया, दूसरे दिन दूसरा सब्जेक्ट पढ़ लिया, इस तरीके से आप इसको अपना सकते हैं, ठीक है। आप इसको कैसे करेंगे, आपके लिए परफेक्ट टाइम टेबल और प्लान क्या होगा वो भी जरा ध्यान से सुन लीजिए। 20 अप्रैल लिखा है, अब बोलेगे इसके बाद क्या करना है। 20 अप्रैल के बाद यानी कि 21 अप्रैल से लेके 5 मई जब तक आपका एग्जाम है, आपको सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट पेपर देने हैं, वो भी मैंने इंक्लूड किया है, डोंट यू वरी अबाउट दैट, ठीक है। तो मैं आपके लिए टाइम टेबल भी बना के लेके आई हूँ। 14 घंटे का ही टाइम टेबल है कि ये 14 घंटे कैसे आपको यूटिलाइज करने हैं। अर्ली राइजर्स जो जल्दी उठते हैं उनके लिए ये टाइम टेबल है, मंडे टू सैटरडे। क्या करना है, आप 5:30 बजे उठिए, 5:30 से 6 वेकअप एंड फ्रेशन अप, 6 से 8:30 आपको करनी है पढ़ाई, ठीक है। उसके बाद 8:30 से 9 ब्रेकफास्ट थोड़ा सा करिए, 15 मिनट थोड़ा सा फिर वॉक करिए, ब्रेक लीजिए। वॉक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, एक जगह बैठे रहेंगे यू विल फील वेरी अनईजी आफ्टर सम टाइम, है ना।
तो उसको प्लीज अवॉइड करिए। थोड़ी थोड़ी देर में यू कैन टेक 5-10 मिनट्स का ब्रेक, थोड़ा वॉक कर लो, म्यूजिक सुन लो, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल। आपकी थोड़ा सा जो कंसंट्रेशन है वो भी और बनेगी। ठीक है, 9 से 1 4 घंटे स्टडी करना है, 1.5 घंटे पढ़ाई करिए, बीच में 10 मिनट का ब्रेक दीजिए, बिकॉज एज आई टोल्ड यू ब्रेक्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, 1 बजे से 1:30 बजे कुड बी योर लंच टाइम। ठीक है, उसके बाद 1:30 से 2 यू कैन टेक अ क्विक नैप आफ्टर लंच, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की यही प्रॉब्लम रहती है कि मैम नींद बहुत आती है। तो एक तो है कि ओवर ईट मत करिए, जब आपका 90% पेट भर गया है, आई नो बहुत मुश्किल हो जाता है, बट उसको बोलिए शांत, बस हो गया है, और एक छोटा सा नैप ले लीजिए 15 से 20 मिनट का। ठीक है, उसके बाद मुंह धोइए और फिर पढ़ने बैठ जाइए। नैप क्या करता है, आपको एनर्जाइज भी करता है, क्योंकि आपने वो जो थकान है उसको ओवर पार कर लिया, किस तरीके से, अपने माइंड को, अपनी बॉडी को रेस्ट देके। ठीक है, उसके बाद आपका 2 से 5 फिर से स्टडी सेशन होगा। 5 से 5:30 यू कैन हैव सम स्नैक्स, हेल्दी स्नैक्स डेफिनेटली, छोटा सा ब्रेक, म्यूजिक सुन सकते हो। 5:30 से 8:30 फिर से स्टडी, यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्विंग होगी। आपने पूरा दिन पढ़ाई की है, ठीक है, शाम तक दिमाग थोड़ा थकने लगता है, तो उस टाइम को यूटिलाइज करो क्वेश्चन प्रैक्टिस करके। ऑल राइट, 8:30 से 9:30 डिनर विद फैमिली एंड चिट चैट, डिनर करिए पेरेंट्स के साथ, थोड़ा चिट चैट, उनको अपने बारे में, अपनी दिनचर्या के बारे में कुछ भी अगर बातें करनी, उनसे बातें करिए, बिकॉज पूरा दिन आप सेम चीज कर रहे होते हो ना, कभी कभी अगेन दिमाग में नेगेटिव ख्याल आने लगते हैं, बहुत सारी एंजाइटी, ये सब, तो पेरेंट्स से बात जरूर करिएगा, किसी से भी बात जरूर करिएगा। ठीक है, फ्रेशन अप हो जाता है दिमाग। 9:30 से 11 बजे तक स्टडी समथिंग लाइट, रिविजन काइंड ऑफ थिंग, जो भी पूरा दिन पढ़ा वो भी आप रिवाइज कर सकते हैं, या कोई टॉपिक आपको ऑलरेडी कुछ आता है आप क्विक रिविजन कर सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि तब तक दिमाग थक जाता है, अगर आप कुछ कैलकुलेशन वाला पार्ट हैवी लेके बैठोगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो यू कैन स्टडी समथिंग वेरी लाइट, इट कुड बी इनऑर्गेनिक, ठीक है, इट कुड बी ऑर्गेनिक, इट कुड बी बायो का कोई टॉपिक, लाइक दैट। 5 मिनट क्विक प्लानिंग ऑफ द नेक्स्ट डे, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप देख रहे हो 11 से फिर 5:30, यानी कि आपके पास 6.5 घंटे की नींद भी है, बिकॉज नींद जो है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। 6.5 से 7 घंटे की नींद जरूर लीजिए, और प्लानिंग पे जरूर ध्यान दीजिए कि नेक्स्ट डे आपको प्लान जरूर करना है। मंडे टू सैटरडे आपका यही शेड्यूल होना चाहिए। प्लानिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगले दिन मेरे को क्या करना है, कि मैंने इस दौरान ये 2 चैप्टर्स पूरे कर लिए, साथ में थोड़े सवाल भी लगा लिए, अगले दिन मैं कौन कौन से चैप्टर को पढ़ूंगी, प्रायोरिटाइज करूंगी। ठीक है, ये है नाइट आउल्स के लिए प्लान, जो मेरे जैसे बच्चे हैं जो रात में देर तक पढ़ सकते हैं, बट सुबह जल्दी उठना बहुत मुश्किल होता है। अगर आपको लगता है यही टाइम है अपनी दिनचर्या बदलने का, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, इन चीजों में मत पड़िए। अभी जो चल रहा है चलने दीजिए, उसके बाद जब आप एग्जाम से मुक्त हो जाएंगे, जब आप अपनी कॉलेज लाइफ में जाएंगे, जल्दी उठना ही पड़ेगा एनीवे, तो उसमें अभी मत पड़िए। ठीक है, अगर आप नाइट आउल है, इट्स ओके, इसको फॉलो करिए। 8:30, आई एम श्योर कि अगर आप लेट भी सोते हैं तो 8:30 बजे तक आप उठ जाएंगे। 8:30 से 9 यू कैन वेक अप एंड फ्रेशन अप। 9 से 10:30 1-1.5 घंटे का स्टडी ब्रेक विदाउट एनी ब्रेक। ठीक है, स्टडी ब्रेक विदाउट एनी ब्रेक, हाँ, पढ़ाई करनी कि बिना किसी ब्रेक को लिए हुए। 10:30 से 11, क्योंकि हम जनरली बोलते हैं उठने के 2 घंटे बाद आपको ब्रेकफास्ट कर लेना चाहिए, तो ये फिर मैंने आपका ब्रेकफास्ट का टाइम दिया है। 11 बजे से 2:30 बजे तक पढ़ाई करिए, फिर उसके बाद लंच करिए। As I told you, quick nap after lunch is very very important. 3:30 से 6 फिर से पढ़ाई, 6 से 6:30 you can have some healthy snacking, छोटा सा ब्रेक, 6:30 से 9 फिर से स्टडी, बट क्वेश्चन सॉल्विंग अगेन, क्योंकि काफी सारी पढ़ाई कर ली, अगर आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व करेंगे सब कुछ बेकार है। पढ़ाई कैसे करनी है, एज आई टोल्ड यू, एनसीईआरटी और अपने नोट्स साथ साथ लेके बैठिए, पढ़ाई करिए, रिवाइज करिए, और क्वेश्चन सॉल्विंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपने इन स्टडी सेशन में 2 चैप्टर पढ़े, 1 चैप्टर पढ़ा है, फिर तुमने सवाल लगाए। ठीक है, डिनर चिट चैट 10 बजे से लेकर 1:30 बजे तक फिर से एक स्टडी सेशन आपका जरूर होना चाहिए, क्वाइट में, शोर नहीं होना चाहिए, आराम से, एंड अगेन 5 मिनट आपको लेने हैं अगले दिन को प्लान करने में। सो दिस इज समथिंग, मुझे लगता है थोड़ा अकोमोडेटिंग है, तो इसको आप डेफिनेटली फॉलो कर सकते हैं। पसंद आए तो अगेन सबके साथ शेयर जरूर करिएगा। ऑल राइट एवरीवन, अपने मेहनत से अपने आप को ध्यान में रख के बनाए हैं। जब मैं स्टूडेंट थी या मैं स्टूडेंट होती तो मैं क्या फॉलो करती, तो उन सबको अकोमोडेट किया है मैंने। संडे को क्या करना है, फिर संडे का एजेंडा सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए, टेस्ट देना। आपने पूरे के पूरे हफ्ते में जितने भी चैप्टर्स कर लिए, आप उनका ऐसे टेस्ट दे सकते हो। केमिस्ट्री का 1 टेस्ट दे दिया, फिजिक्स का 1 दे दिया, बायो का 1 दे दिया। अगर आप
फिर से सिर्फ रिविजन मोड में हो तो आप मॉक टेस्ट, प्रॉपर मॉक टेस्ट भी दे सकते हो, बट डेफिनेटली आपको मॉक टेस्ट के लिए रखना है। बट ये नहीं कि टेस्ट दे दिया खत्म, ये मेरा स्कोर आया, अच्छा आया बुरा आया, बस उसको लेके बैठ गए। मूव ऑन इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज, उसको एनालाइज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे टेस्ट में आज स्कोर आया है 470, आई वॉज एक्सपेक्टिंग 600। मुझसे क्या क्या गलतियां हुई, मैंने किस सवाल को किस तरीके से किया, बट अगर मैं उसको इस तरीके से करता या करती तो जल्दी हो जाता और रिजल्ट भी जल्दी मिलता है ना, सही भी आता। तो इन सब चीजों को एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर में बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको पेपर आता होता है बट अपना वो बेस्ट पोटेंशियल पे पहुंच ही नहीं पाते, अच्छा कर ही नहीं पाते। व्हाई? दिस इज द रीजन कि यार इस सवाल में बहुत दिमाग लग गया, वहीं अटक गए, इस सवाल को छोड़ दिया जबकि स्टेटमेंट बड़ी लग रही थी बट पढ़ के ऐसे ही हो जाता। ठीक है, फिजिक्स के न्यूमेरिकल पे अटके, वैल्यू गलत उठा ली, सॉल्व किया था ये यहां तक, आगे सॉल्व करते वक्त कोई और वैल्यू उठा ली। तो इन सबको बहुत ज्यादा अवॉइड करने में क्या हेल्प करता है? बहुत सारी क्वेश्चन की प्रैक्टिस एंड थ्रू व्हाट? मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट का मतलब ही क्या है? तुमने मॉक किया है पेपर के एनवायरनमेंट को, तो इसको बहुत ही सीरियसली लेना है। आप चाहे तो मतलब एक सब्जेक्ट के एक टेस्ट दे सकते हैं 3 से 4 घंटे, और बाकी के आप टाइम लीजिए उसको एनालाइज करने में, सारे टॉपिक को रिवाइज करने में। यू कैन ऑल्सो मेंटेन अ मिस्टेक नोटबुक, फिजिक्स के लिए अलग, केमिस्ट्री के लिए अलग, बायो के लिए अलग। आप जब भी कोई मॉक टेस्ट देते हैं उसके बाद अपनी सारी मिस्टेक्स उसमें नोट डाउन करिए, किस तरीके के साथ मुझसे ये गलती हुई, पहले गलती फिर उसका सोल्यूशन, कि इसको इस तरीके से अटेम्प्ट करना है। क्योंकि तभी ये जो एक्यूरेसी है ना आपकी, कि भाई मैंने पेपर किया 700 नंबर का लेकिन मेरे को आए 620, लेकिन आपको पहुंचना है कि 700 किया तो 700 ही आने चाहिए ना। तो ये जो एक्यूरेसी पहुंचने में कौन मदद करेगा? बहुत सारी प्रैक्टिस, इसको सीरियसली लेना। एंड एज आई टोल्ड यू, मिस्टेक नोटबुक को बनाना, अपनी गलतियों से सीखना और ये सोल्यूशन खुद को समझाना कि ऐसे करना है। तो इसके लिए आपको ये और ये एजेंडा आपका संडे को होना चाहिए। बात हुई कि हाँ भाई हम 20 अप्रैल तक पहुंच गए। 20 अप्रैल तक पहुंचने के बाद अब मेरे पास 15 दिन बाकी है, मेरा सिलेबस पूरा हो गया, अब क्या? इन लास्ट के 15 दिन में मॉक टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर मॉक टेस्ट जो आपका नीट एग्जाम जैसा दिखेगा बिल्कुल उसी तरीके से, बिल्कुल सेम फॉर्मेट में आपको 2 मॉक टेस्ट पर डे करने हैं। यानी कि 15 दिन के अंदर आपको 30 मॉक टेस्ट तो देने ही देने हैं। ठीक है, 30 मॉक टेस्ट तो देने ही देने हैं, ये आपका फंडा होना चाहिए। 3 हर दिन आपके 6 घंटे, कुछ पढ़ने में टाइम 7 घंटे मान लेते हैं, 7 घंटे मॉक टेस्ट देंगे। अगेन 14 घंटे होते हैं, तो बाकी के जो 7 घंटे बचे आपको अपने पेपर को एनालाइज करना है, गलतियों से सीखना है। तो ये आपको जरूर करना पड़ेगा अगर आप चाहते हो कि नीट में आपका स्कोर 700 पहुंचे, क्योंकि तभी आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा कि मेरा स्कोर अभी आ रहा था 500, फिर हुआ 530, 570 एंड फाइनली धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता अगर आपको देखना है कि वो 700 तक जाए तो वो कैसे जाएगा। नाउ यू नो हाउ डज दिस हैपन। बच्चे एक्यूरेसी के साथ बहुत ज्यादा खेलते हैं। और सबसे सबसे इंपॉर्टेंट बात है, डोंट लूज योर फोकस, कि लगेगा अब थोड़ी ना हो सकता है, अब छोड़ देते हैं, या फिर एक थॉट ये होता है, दूसरा ये कि थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं ना मैम। ब्रेक आपने बोला था इंपॉर्टेंट है, बट ब्रेक का मतलब है कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खोला और आप बस वीडियो स्क्रॉल करते जा रहे हैं और आपको पता चला ऐसा करते करते 2 घंटे बीत गए, 3 घंटे बीत गए। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इंस्टा है हाइड कर दीजिए, म्यूट पे कर दीजिए अभी, ठीक है। अगर शॉर्ट्स बहुत ज़्यादा देखते हैं, आप रिमाइंडर लगा लीजिए। रिमाइंडर होता है कि चाहे वो इंस्टा हो चाहे वो कोई भी ऐप हो, कि भाई इतने टाइम बाद वो आपको मैसेज डालने लगता है कि बस हो गया। तो रिमाइंडर ज़रूर लगाइए, और रिमाइंडर का जो टाइटल है थोड़ा खतरनाक रखिए कि पढ़ ले बेटा मौका है, वरना बाकी सब धोखा है, बाद में पछताना नहीं है तुझे, है ना, बाद में रोएगा फिर। तो ये सब चीजें रखिए, सोचिए जरा कि हाँ अगर हमें करना है तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो बाकी सब चीजों को म्यूट, रिश्तेदारों को डबल म्यूट, सिर्फ और सिर्फ अपना काम, पढ़ाई, थोड़ा पेरेंट्स के साथ, भाई बहन के साथ खाना खाते वक्त थोड़ा चिट चैट आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। एकदम आइसोलेट भी मत करना कि डिप्रेशन में आ जाओ, बिकॉज अल्टीमेटली इस एग्जाम का मतलब ये कि आप लाइफ में अच्छा करो, खुश रहो, तरक्की करो, लोगों की मदद करो। अगर आप उससे परेशान हो रहे हैं तो किसी भी एग्जाम का कोई मतलब नहीं है ना।
तो आई एम श्योर दिस इज सुपर हेल्पफुल। आई ट्राइड माई बेस्ट आपको अच्छे इंसाइट देने की। आई ट्राइड माई बेस्ट कि मैं एक बड़ी की तरह आपको सपोर्ट कर सकूं, और इसी तरीके से करती रहूंगी। इसी तरीके से आप भी सपोर्ट दिखाते रहिए कि नीट की जर्नी में अनुभा मैम आपके साथ है, और हमारी तैयारी जीत की, हमारी तैयारी नीट की अब होगी एकदम पक्की। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर पक्का करिएगा, ताकि अनुभा और एटम्स को हम बहुत बड़ा बना सके, क्योंकि ये हमारा चैनल है। एंड अगर आप नए हैं तो क्या वेट कर रहे हो, सब्सक्राइब बटन दबा दो, साथ में नोटिफिकेशंस कौन ऑन करेगा, इंपॉर्टेंट वीडियो मिस नहीं होनी चाहिए ना, सो डू दैट एज वेल। चलिए मिलते हैं बहुत जल्दी, तब तक के लिए सी यू, बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, एंड रिमेंबर यू कैन डू इट। नीट 2024 तुम्हारा है।